संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लाल डायरी कहां है, अमित जी पेश करें। शाह ने मांगा गहलोत का इस्तीफा तो सिब्बल ने किया पलटवार। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान को हराते ही एमएस धोनी की बराबरी कर लेंगे विराट कोहली। चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर सिर्फ हमारे पास, इसरो प्रमुख ने कहा। 3 सितंबर तक सभी प्रयोगों की उम्मीद। नूह में बीएचपी प्रमुख और कई अन्य को जलाभिषेक की मिली इजाजत, कई हिंदू नेता नजरबंद। मुझे कुछ नहीं बनना है बल्कि इंडिया के संयोजक बनने के सवाल पर बोले सीएम नीतीश कुमार। 50 करोड़ खाता धारकों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हर अकाउंट पर मिलेगी 10,000 की सुविधा। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर होगी नजर, यूके, यूएस और चीन की सुरक्षा एजेंसी दिल्ली में डालेंगे डेरा। कोटा की कोचिंग में 2 महीने का टेस्ट पर बैन, कल 4 घंटे में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। 8 महीने में कुल 24 ने दी जान। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। लाल डायरी कहां है, अमित जी पेश करें। शाह ने मांगा अशोक गहलोत का इस्तीफा तो सिब्बल ने किया पलटवार। अमित शाह ने कहा था आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों खरबों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उस डायरी के अंदर है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया, जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लाल डायरी को लेकर निशाना साधा। सिब्बल ने शाह से कहा कि यदि उन्हें पता है कि डायरी कहां है तो वह उनसे पेश करे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि गहलोत को कथित लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देने के बाद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। शाह ने दावा किया था कि लाल डायरी में करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। शाह ने राजस्थान के गंगापुर शहर में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है उस लाल डायरी के अंदर है। सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, राजस्थान अमित शाह ने लाल डायरी को लेकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। डायरी का रंग लाल है लेकिन अंदर काले कारनामे छिपे हैं। लाल डायरी कहां है, अमित जी पेश करे। सिब्बल ने कहा, क्या आप बिड़ला सहारा डायरी के बारे में पूछ रहे हैं, जिसमें काले कारनामे लिखे गए थे, छिपे नहीं थे। राजस्थान मंत्रिमंडल से बर्खास्त राजेंद्र गुड्डा ने 24 जुलाई को विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। गुड्डा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने ये डायरी जुलाई 2020 में आयकर छापे के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के आवास से प्राप्त की थी। इसमें गहलोत सहित अन्य लोगों के नाम से वित्तीय लेन देन दर्ज है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिब्बल संयुक्त प्रगतिशील गठन 1 और 2 सरकार के केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यपाल के लिए चुने गए थे। उन्होंने एक गैर चुनावी मंच इंसाफ बनाया है। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान को हराते ही एमएस धोनी की बराबरी कर लेंगे विराट कोहली। एशिया कप 2023 टीम इंडिया अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी। ये मैच पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए बहुत खास हो सकता है। एशिया कप 2023 का मंच करीब करीब तैयार है। 30 अगस्त से इस बड़े टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा। टीम इंडिया का ऐलान इसके लिए पहले ही हो गया है और केएल राहुल के साथ साथ श्रेयस अय्यर की वापसी भी हो गई है।
टीम की कमान पर एक बार फिर से रोहित शर्मा के हाथों में थमाई गई है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 2 सितंबर को पाकिस्तान से श्रीलंका के कैंडी में होगा। हालांकि पाकिस्तान इससे पहले अपना पहला मैच नेपाल में खेल चुका हो। जो पाकिस्तान में खेला जाएगा, इसके सबके बीच सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है वो 2 सितंबर का, जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। इस मैच में अगर टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली अपने कप्तान रहे MS धोनी के एक बड़े कीर्तिमान की बराबरी कर लेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले की, यानी टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में कोहली MS धोनी की बराबरी कर लेंगे। MS धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें से उन्होंने 298 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अब तक 111 टेस्ट, 275 वनडे और 115 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसमें से वे 297 मैच जीत चुके हैं, यानी MS धोनी से केवल एक ही कम है। अब विराट कोहली अगले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप पे उतरेंगे। ये मैच जीतते ही वे धोनी की बराबरी कर लेंगे। इसके बाद जब 5 सितंबर को टीम इंडिया नेपाल से खेलने के लिए उतरेगी तो उस मैच को जीतते ही वे MS धोनी को पीछे भी छोड़ सकते हैं। वैसे अगर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने की बात की जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग नंबर 1 की कुर्सी पर मजबूती से कब्जा जमाए बैठे हैं, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 377 मैच जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर श्रीलंका के महिला जयवर्धने हैं, जिसके नाम 336 दर्ज है। ऑल ओवर लिस्ट में सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पे हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान 307 मैच जीते हैं। वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं, यानी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा पीछे नहीं है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ICC वनडे विश्व कप 2023 में वे सचिन तेंदुलकर के कीर्तिमान को ध्वस्त कर भारत की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर हमारे पास है। इसरो के प्रमुख ने कहा 3 सितंबर तक अभी प्रयोगों की उम्मीद। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद रविवार को इसरो प्रमुख ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर केवल हमारे पास ही है। चंद्रयान 3 के सफल होने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब तक किसी और देश ने ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं रचा है। इस मिशन के सफल होने के बाद रविवार को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ से कहा कि चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर हमारे पास है। केवल हमारे पास ही रियल रेजोलिट की सबसे करीब की तस्वीर है। ये काफी बहुमूल्य है, जो दुनिया में कहीं और नहीं है। वे सभी आएंगे, लेकिन थोड़ी देर से, क्योंकि वे हमारे कंप्यूटर केंद्र भारतीय अंतरिक्ष यान और अन्वेषण मिशन डेटा सेंटर में आएंगे। वहां से वैज्ञानिक बड़ी मात्रा में मूल्यवान करेंगे। इस पर मीडिया से बात करते हुए इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि अभी सब कुछ ठीक से काम कर रहा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की स्थिति बिल्कुल अच्छी है और उन पर लगे 5 उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन में 3 सितंबर से पहले 10 दिन शेष रहते हुए हम सभी प्रयोग पूरे करने में सक्षम होंगे। इसरो प्रमुख सोमनाथन ने कहा कि गगनयान के लिए भी हमारी वही टीम है। मेरे पास कोई आदित्य टीम, चंद्रयान टीम या गगनयान टीम नहीं है। हमारी एक ही टीम है। वे अपना अत्याधुनिक काम करेंगे। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ हम गगनयान मिशन के लिए भी बेहतर काम करेंगे। नूह में BH प्रमुख और कई अन्यों को जलाभिषेक की मिली इजाजत। कई हिंदू नेता नजरबंद। हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों द्वारा आज शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद पे है। प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी है। हरियाणा के नूह में आज जलाभिषेक यात्रा को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में नूह और गुरुग्राम में कुछ हिंदू नेताओं को नजरबंद किया गया है। गुरुग्राम में कुलभूषण भारद्वाज के घर पर पुलिस तैनाती है। वहीं नूह में भी कई हिंदू नेताओं को घर में भी रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नूह में प्रशासन 14 लोगों को नल्हड़ मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। गुरुग्राम के नजरबंद
कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि ये औरंगजेब का शासन है। बता दें कि नूह हिंसा के बाद 2 महापंचायत में कुलभूषण भारद्वाज पर हेड स्पीच की 2 एफआईआर दर्ज है। हरियाणा पुलिस की एडीजीपी ममता सिंह ने बताया कि अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण है। आलोक कुमार जलाभिषेक करना चाहते थे, हमने उन्हें कहा कि यात्रा नहीं करने देंगे। हमने आलोक कुमार के साथ कुछ चुनिंदा लोगों की अनुमति दी है। हम आलोक कुमार और उनके लोगों को अपनी गाड़ियों में ले जा रहे हैं और जलाभिषेक के बाद उन्हें बॉर्डर पार करा देंगे। हम स्थानीय लोगों को नहीं रोक रहे, पर बाहर से किसी को नहीं आने देंगे। कुछ लोगों को जो भीड़ इकट्ठा कर नूह ला रहे थे, उन्हें हाउस अरेस्ट किया है। अभी तक हमें 2 पक्षों से पूरा समर्थन मिला है। पुलिस अपनी गाड़ियों में जलाभिषेक के लिए ले गई है। लोगों का सूची में शामिल है, उन्हें जलाभिषेक यात्रा की अनुमति मिली है। इनमें भाजपा, जजपा, आरएसएस से जुड़े लोग की संख्या अधिक है। साथ ही पोंडरी गांव में गत 13 अगस्त को हिंदू महापंचायत के बाद गठित 51 सदस्यीय टीम के लोग नलहर मंदिर 10 से 15 गाड़ियों में पुलिस लाइन नूह से भरी सुरक्षा के बीच गाड़ी में 3 लोगों को बैठा कर ले गया। पुलिस नूह में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के 675 अधिकारी व कर्मचारी मोर्चा संभाल रहे हैं। 2-3 एचपी के बटालियन लगाए गए हैं। तो इसके अलावा भी अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान नूह शहर में हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने शहर में प्रवेश से पहले भी बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग पर कैमरे से हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान हर वाहन को रुकवा कर उसकी चेकिंग करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने दिए जा रहे हैं। सड़कों को पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ द्वारा हमला किए जाने बाद नूह और उसके आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक झड़पों में 2 होमगार्ड और 1 इमाम सहित 6 लोग मारे गए थे। सर्व जातीय हिंदू महापंचायत ने 28 अगस्त को नूह में ब्रिजमंडल शोभा यात्रा को फिर से निकालने का 13 अगस्त को आह्वान किया है। मुझे कुछ नहीं बनना है, बल्कि इंडिया के संयोजक बनने के सवाल पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा था कि मुंबई में विपक्षीय गठबंधन इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलाउंस की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का गठबंधन चर्चा की मुख्य वजह है इस गठबंधन के संयोजक का पद। गठबंधन बनने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस नए गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि इन तमाम अटकलों पर विराम लगते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनना है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा था कि मुंबई में विपक्षीय गठबंधन इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलाउंस की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होने की संभावना है। बीजेपी के विरोधी दलों को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नीतीश ने इंडिया से जुड़ने वाले संभावित दलों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि बैठक के दौरान सीट बंटवारे जैसे चुनाव संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर इंडिया की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूं। मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। 50 करोड़ खाता धारकों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। हर अकाउंट्स पर मिलेगी 10,000 की सुविधा। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराडे ने कहा कि जनधन आधार मोबाइल के जरिए आम आदमी के बैंक खातों में सरकारी योजना के पैसे ट्रांसफर को सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की इस योजना में आए बदलाव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रकाश डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल चेंज ने देश में वित्तीय समावेश में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्म बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा गया है, जिसकी कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की 9 वर्षगांठ पर वित्त मंत्री ने कहा कि 55.5% बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। इसके अलावा 67% खाते रूरल सेमी अर्बन एरिया में खोले गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहल में से एक है। इस योजना में बैंक अकाउंट की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर 3.4 यानी 16 अगस्त 2023 तक 50.39 करोड़ हो गया है। इसके अलावा कुल जमा राशि मार्च 2015 से 15,670 करोड़ रुपए से बढ़ के अगस्त 2023 तक 2.3 लाख करोड़ रुपए अधिक हो गई है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल बदलाव से 9 साल में देश में वित्तीय समावेश में क्रांति आई है। स्टेक होल्डर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के सहयोगात्मक प्रयासों से प्रधानमंत्री जनधन योजना देश में वित्तीय समावेश के परिदृश्य को बदलने वाली अहम पहल के रूप में सामने आई है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि जनधन आधार मोबाइल ने आम आदमी के खातों में सरकारी योजना के ट्रांसफर को सक्षम बनाया है। कराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी जन केंद्रित पहल आधार बन गए है। इसने समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित वर्ग के समावेशी विकास में योगदान दिया है। वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। यह देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रहा। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारकों को कई लाभ प्रदान करता है। इसमें खाते में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी सेवाएं भी शामिल है। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर होगी नजर। यूएस, यूके और चीन की सुरक्षा एजेंसी दिल्ली में डालेंगे डेरा। सूत्रों के मुताबिक G20 समिति की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सेना के अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठक हो चुकी है। अगले महीने G20 को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। G20 में आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए उन देशों को सुरक्षा एजेंसी भी भारत आने लगी है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार IB और RAW ने एक खास डेस्क बनाया है जो अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS जैसे देशों की एजेंसियों ने लगातार संपर्क में है। दिल्ली में जिन होटलों में G20 मेंबर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटलों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसी के साथ शेयर की जा रही है, जिससे आपसी सहयोग के जरिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा सके। सूत्रों के मुताबिक G20 की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सेना के अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठक हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक G20 को देखते हुए एनएसजी की 1 दर्जन से ज्यादा टीम को G20 वेन्यू के साथ साथ दिल्ली में कुछ खास जगहों पर तैनात किया जा रहा। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT की कई टीमों को दिल्ली के उन होटलों के आसपास तैनात किया जा रहा जहां विदेशी मेहमान रुकेंगे। सूत्रों के अनुसार आसमान से दिल्ली पर नजर रखी जाएगी, इसीलिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और एनएसजी की कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। एनएसजी ड्रोन के खतरों को देखते हुए कई जगहों पर एंट्री ड्रोन सिस्टम को लगा रही है, जिसमें दुश्मनों के किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एनएसजी और सेना के स्नाइपर तैनात होंगे। कोटा की कोचिंग में 2 महीने तक टेस्ट बैन। कल 4 घंटे में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। 8 महीने में 24 लोगों ने दी जान। कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पढ़ाई के प्रेशर में स्टूडेंट्स यहाँ लगातार जान दे रहे हैं। रविवार को भी 2 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज में कम नंबर आने से तंग आकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने कोचिंग्स में टेस्ट लेने पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये रोक 2 महीने तक की लगाई गई है। रविवार को 4 घंटे के अंदर 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। इस तरह इस साल जनवरी से 28 अगस्त तक 24 मामले सामने आए हैं।
इसमें 13 स्टूडेंट को कोटा आए हुए 2-3 महीने से लेकर 1 साल भी कम था। 7 स्टूडेंट ने तो 1.5 महीने से लेकर 5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इनके अलावा 2 मामले सुसाइड की कोशिश के सामने आ चुके हैं। कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर ने 12 अगस्त को गाइडलाइन जारी कर कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी थी कि संडे के दिन कोई टेस्ट नहीं करवाए जाएंगे। इसके बावजूद भी टेस्ट को लेकर रविवार के दिन ही 2 छात्रों के सुसाइड के मामले सामने आए। घटना के बाद कलेक्टर ओपी बुनकर ने रविवार रात को आदेश जारी किया कि इन आदेशों के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 2 महीने तक बच्चों की कोचिंग टेस्ट नहीं लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।